स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाँ, आप लोगों की दिवाली कैसी थी? खूब अच्छे से मनाए? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला खंड है 12, 15 और 21। 12 का पहले खंड का देखो आंसर क्या होगा। 12 का हम गुणनखंड लिखेंगे। वैसे क्वेश्चन दिया गया अभाज्य गुणनखंड, तो हम अभाज्य गुणनखंड ही 12 का लिख रहे हैं। 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 के बाद 15, 15 का होगा 3 गुणे 5। 21 का होगा 3 गुणे 7। एचसीएफ अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो दो सभी में मिल रहा हो उसी एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तीनों संख्याओं में क्या मिल रहा है? केवल 3 मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम मैं लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? ये जो मिल रहा उसको तो लिखेंगे, जो छूट रहा उसको भी लिख देंगे। जैसे 3 मिल रहा था, 3 हमने लिख दिया। इसके बाद इसमें बच रहा है 7, इसमें बच रहा है 5, बीच वाले में, ऊपर वाले में 2 गुणे 2 बच रहा है, उसको भी लिख देते हैं। इस तरह से एलसीएम गुणा करो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 20, 20 3 60, 60 गुणे 7 करो, 7 6 42, 420। ये हो गया एलसीएम। इस तरह से पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग पहुंच रहे हैं दूसरे पार्ट पर। सेकंड पार्ट यहां लगाते हैं। 17 बराबर, देखिए 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे तो केवल 17 ही लिखेंगे, यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 होगा, बाकी और कोई खंड अलग से नहीं होगा। 23 यह भी अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड केवल 23 होगा। 29 का भी गुणनखंड केवल 29 होगा, क्योंकि तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं में कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तब हम एचसीएफ बराबर 1 लिखते हैं, क्योंकि हम इसको अभाज्य संख्या में तो नहीं, लेकिन बाकी संख्या के रूप में अगर हम गुणनखंड गुणा के रूप में लिखना चाहे तो 1 गुणे 1 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमने पहले नहीं लिखा था, लेकिन बाद में इसे लिखे, क्योंकि एक गुणा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो केवल एक ही संख्या मिलेगी, जिसको कि 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। इसलिए हमने 1 लगा दिया, और वही एक सब में तीनों संख्याओं में कॉमन था, मिल रहा था तीनों में, इसलिए वह 1 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम चाहो तो 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, यानी जो 1 के अलावा जो बच रहा है सारा लिखना पड़ेगा। गुणा करो 17 1 के 17 और 23, 17 3 51, 17 दूना 34, 34 5 39 गुणे 29। हम 9 1 के 9, 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो एलसीएम आ गया 11,339। तीसरा खंड है, यहाँ देखते हैं तीसरा खंड। 8 9 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ही होगा। 25 बराबर 5 गुणे 5। यहाँ भी देखा जाए तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसी की तरह कुछ भी नहीं मिल रहा है जो तीनों में हो, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा?
1। जब कुछ ना मिले तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और एलसीएम इधर बगल में लिख दे रहे हैं, एलसीएम बराबर सबको गुणा कर डालो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 72 72 गुणे 25 25 दूना 50 हासिल 5 25 सत्ते कितना होगा 175 175 5 जोड़ो 180 1800। ये हो गया एलसीएम, लासा हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद जो है अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ ये लिखने का तरीका है कि संख्या 306 है और 657, इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्न इस तरह से है, इन्हीं एचसीएफ 306 657 बराबर 9 का मतलब हुआ कि 306 पहली संख्या है, 657 दूसरी संख्या है जिसका एचसीएफ 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक सूत्र हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर हम चौथे नंबर का हम हल कर रहे हैं। एलसीएम बराबर होगा क्या, संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या है भाई 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ है 9। 9 से काट दो, कौन सी संख्या कट रही है 9 से, 963 963 2 65 27 हुआ, 9 3 27 9 1 के 9 306 गुणे 73। अब 73 से गुणा कर लो 306 में, 3 6 का 18 3 3 का 9 7 6 42 7 3 21 8 हुआ, 2 1 3 और 4 13 और 21 22। तो आ गया कितना 8 दिन 6 9 4 13 21 22 22,338। ये हो गया एलसीएम। ये पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है उसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या इच्छाघाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का हल हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। जिसे 2 गुणे 5 करेंगे 10 होगा और 2 गुणे 3 गुणे 5 2 3 6 5 30। मतलब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो, बाकी कोई अंक हो या ना हो, लेकिन 2 और 5 दोनों अंक होने चाहिए, तभी वो संख्या जो है यानी शून्य पर समाप्त होगी, अर्थात इकाई का अंक शून्य आएगा। और यहाँ पर जो संख्या दी गई छाघाते n, यानी 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। 2 गुणे 3 में 2 और 5 नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। जब 2 और 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसके इकाई पर शून्य नहीं आएगा, अर्थात संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 6 घातीय n संख्या n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 5वां प्रश्न भी हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 5 पूरा हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।